जय हिंद बच्चों, आप कैसे हैं? हाँ, तो लगता है आप ठीक ठाक हैं। और अब तक मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाया वो आपने रीड करा होगा। और मैंने चैप्टर में अब तक हम लोग कहाँ तक साना जो पढ़े हैं, हमने अब तक पढ़ाया कि लेखिका सिक्किम और गैंगटॉक घूमने जाती है। उसके साथ जितेन भी जाते हैं लेखिका के साथ। तो जब जाते हैं तो वो जब यूमथांग जाते हैं तो यूमथांग में वो देखते हैं पहाड़ों पर पताकाएं लगी होती हैं 108 रंगीन और वाइट। उसे देखकर लेखिका को जिज्ञासा होती है कि ये किस तरीके से लगे हुए हैं। तो लेखिका को बताया जाता है कि ये सफेद पताकाएं तब लगाती हैं जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है, और रंगीन रंगीन पताकाएं तब लगाती हैं जब जब कोई रंगीन पताका उस समय लगाती है जब कोई त्योहार वगैरह होता है। ठीक है। इसके बाद लेखिका देखती है, थोड़ा आगे चलती तो एक व्हील पेयर उसने देखा है। वो जितेन से पूछती है कि ये क्या है, ये पहिया जो है इसी क्या है। तो जितेन बताते हैं कि इसको धर्म चक्र बोलते हैं ये पहाड़ी लोग। और धर्म चक्र को इनकी आस्था ये है कि इस चक्र को अगर हम घुमाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता है कि चाहे मैदानी भाग हो या पहाड़ी, सब लोगों की अंतरात्मा एक जैसी है, साइकोलॉजी एक जैसी है, मानसिक स्तर पर सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके विचार एक धारणा एक जैसी है। थोड़ी दूर जाते हैं तो वो देखती है लेखिका कि पहाड़ी औरतें बड़ा सड़कें तोड़ के बना रही होती हैं। उनके हाथ में कुदाल लगी होती है और किसी के हाथ में टोकरी लगी होती है। उस टोकरी में वो बच्चे लटका के वो घूमती हैं। तो वो उनको देखती है तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहती है, वो औरतों को बिल्कुल मोहित उसके बिल्कुल ऐसा मंत्रमुग्ध होकर देखती रहती है। लेखिका उन्हें देखती है तो जितेन बताते हैं उनको इन लेखिका के बारे में कि ऐसा है कि यहाँ की जो औरतें हैं वो बड़ा मेहनत करती हैं और तब जाके इन पहाड़ों में रास्ता बनाती है जो जिनमें हम जाते हैं। लेखिका को उनसे बड़ी सिंपैथी होती है कि इस तरीके से वो बनाते हैं। थोड़ी दूर वो आगे जाके जाती है तो लेखिका पहाड़ों पर जाती है तो वो देखती है कि कुछ क्या वहाँ पर बड़े सुंदर फूल वगैरह लगे होते हैं, झरने लगे होते हैं। लेखिका वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि वो क्या करते हैं। थोड़ा आगे जाके वो लेखिका क्या देखती है, छोटे छोटे पहाड़ी जो बच्चे हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, स्कूल से लौट रहे होते हैं, बैग उनके साथ होता है। वो बच्चे लेखिका को जितेन बताते हैं कि ये बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, नीचे पहाड़ों से नीचे जाते हैं पढ़ने, फिर जब लौट के आते हैं उसके बाद पशु जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं और घर के काम में भी हाथ बटाते हैं अपने घर में माँ के साथ। यहाँ पर कोई स्कूली बस वगैरह नहीं होती है। तो आओ बच्चों, अब हम इससे आगे जो अब तक हमने पढ़ा है उससे आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नन्ही पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आए हैं। यानी जब लेखिका ने देखा उन पहाड़ी औरतों को काम करते हुए तो लेखिका को बड़ा दुख हुआ कि औरतें कितनी मेहनत करती हैं, यहाँ पहाड़ों का जीवन कितना कठिनाई भरा जीवन है। इस बात को देखकर लेखिका को बड़ा दुख होता है। तभी जो जितेन जो उनका गाइड भी था वो उनसे कहता है कि मैडम आप इन्हीं औरतों को, ये पहाड़ी औरतें तो आपको और भी आगे देखने को मिलेगी, लेकिन आप जिन्हें देखने के लिए, जिन पहाड़ों की सुंदरता को यहाँ देख रहे हो, पहले आप उन्हें देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एट रिपेयरिंग है। इतना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां
किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। तो कहने लगी, तभी उन्होंने देखा जब लेखिका को, जब जितेन ने बोला कि नहीं अब आपको चलना चाहिए आगे आगे की सुंदरता देखने के लिए, तो वो अपने मन में ये आगे आपका क्वेश्चन भी है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा के दिए। यानी जो पहाड़ी लोग हैं, जो उन्हें यानी जो मेहनत करते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग मजदूर वर्ग जो होते हैं, जिस सरकार इनको पैसे देती है और ये उनकी मदद करते हैं, लेकिन मिल मालिकों का काम करते हैं। मिल मालिकों को उनसे ज्यादा उन्हें मिलता है, इसके बदले में उन्हें बहुत छोटा सा अंश उन्हें मिल पाता है। यही कहकर लेखिका को बड़ा दुख होता है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। और नीचे तराई में देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी में स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में लकड़ियों के भारी भारी गट्ठा ढोते हैं। खुद मैंने भी ये ढोते। यानी लेखिका उससे पूछती है जितेन से, जब थोड़ी दूर जाती है तो उसे छोटे 7-8 वर्ष की उनके बहुत सारे बच्चे, तो लेखिका पूछी ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे लिफ्ट मांगते हैं जाने के लिए। तो कहती है केवल यहाँ 3.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर, यानी कि आपको मोदी नगर तक जाना, गोविंदपुरी से इतनी दूर वो लोग बच्चे पैदल जाते हैं और पहाड़ों से उतरकर, क्योंकि वहाँ पर इकलौता एक ही स्कूल है और वहाँ पर वो पढ़ते हैं। और इसके बाद ऐसा नहीं है पढ़ के आते हैं तो पढ़ने के बाद भी वो अपनी माँ के साथ मवेशियाँ, कहते हैं जानवरों को चराने जाते हैं, घर में पानी भरते हैं, लकड़ियाँ वगैरह चुनते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्ते को इंच टेप से नापकर बनाया गया हो। नापकर एक जीप जितना भी चौड़ा बनाया गया है। यानी रास्ते वो लेखिका जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल नाप तोल कर, यानी एक जीप बन जाने लायक रास्ता था। यानी बिल्कुल ऐसा फिट रास्ता बनाया है। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनी भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। आप सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी ऐसा पहाड़ी इलाका था कि वहां पर जरा सा भी कोई वो करो और खतरा ऊपर आ जाता था, और कोई किसी का भी गाड़ी से गिरना कोई बड़ी समस्या नहीं होती थी। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन इटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। यानी लेखिका को थोड़ा आगे चली तो उसे याक नजर आए और पहाड़ों पर सूरज ढलने लगा। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने
चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। यानी थोड़ी दूर आगे और चले तो उन्होंने क्या देखा कि लेखिका ने क्या देखा कि औरतें क्या कर रही थी, वहां पर बोकू पहनकर चाय के खेतों में चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर ईंधन सी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी में चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यानी जो उनका जो पहाड़ी युवतियों का जो रंग था वो कैसा हो था, बिल्कुल लाल कलर का, यानी बिल्कुल लाल थी। और और प्राकृतिक सौंदर्य कैसा था, हरे रंग का। उनमें जो जो था उसमें भी लाल रंग का उन्होंने एक बोकू बोकू कहते हैं गाउन टाइप का कपड़ा पहन रखा था। तो कह रही थी लेखिका कि उनका सौंदर्य बड़ा ही सुंदर नजर आ रहा था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। यानी युमथांग से थोड़ी दूर पास में एक लायुंग नाम का एक गांव था जहां पर उन्हें नाइट स्टे करना था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जरा सा अंधेरा हुआ तो गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। ऐसे मैदानी की तरह नहीं कि रात भर गाड़ी चलाओ, क्योंकि पहाड़ी इलाके में बहुत डर होता है। तो वहां पर उन्हें रास्ते में पहाड़ी इलाके में लाइन में नाइट स्टे करना था। तो वहां पर बिल्कुल शांति से लोग रह रहे थे। उसी लाइन में हम ठहरे थे तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। यानी वहां पर पहाड़ी सिक्किम में कैसे घर है, ज्यादातर लकड़ियों के बने हुए घर है। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मंदिर मंदिर कहते धीमी धीमी हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घर को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियां सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर गईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है, यहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। यानी लेखिका जो गई थी तो उसको क्या हुआ, उसको वहां पर पहाड़ों पर गई तो उसे वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा पहाड़ों पर जाने पर जैसे कि हमें प्रकृति कैसा लग रहा था, पहाड़ी इलाके की तरह नजर आ रहा था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीस भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल कहते हैं विष, हलाहल कहते हैं हलाहलधारी शिव जी को बोलते हैं। सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वे रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक करके हम भी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। यानी लेखिका जहाँ रुकी हुई थी, देखा रात्रि का समय था, यानी हिमालय कंबल ओढ़ना, यानी अंधेरी रात्रि की जगह ऐसा लग रहा था कि जैसे कंबल ओढ़ के लेट गया हो। वहां पर
बड़ी मस्ती और मादकता के समय में ऐसे में वो सारे सैलानी मिलजुल कर गोल गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक रहे, उसे देखते ही रह गए। लेखिका की सहेली कौन गई थी? लेखिका की सहेली का नाम क्या था? मणि। यानी मणि जो गई थी वो भी उन सेनानियों के साथ नाचने लगी और उसने इतना अच्छा नाच किया कि वहां की जो लोग थे लोकल, वो भी उनको भी हरा दिया, जिसे देखकर लेखिका भी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो मणि इतना अच्छा डांस कर लेगी। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक भी कतरा नहीं था। लेखिका यानी आपको कैसे लगता है कौन से महीने में गई? अप्रैल के महीने में, जहाँ अप्रैल का मतलब होता है गर्मियों का। तो कहती लेकिन वहां पर उन्हें बर्फ कहीं नजर आई। यद्यपि हम भी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई, लेवल से मतलब होता है समुद्री जो तल होता है उससे 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो वहां की शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अति टूरिस्ट स्पॉट, अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायूं से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर हमारे बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुक गुडुक कर लिया था। गुडुक करना, खा लेना। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा कटाव का रास्ता और खतरनाक था। उस धुंध और बारिश में, यानी कटाव की लेखिका को लगा कि ठीक है, उसने कहा कटाव में बर्फ आप देख सकते हो, तो वो कटाव की ओर चलने लगी। तो वहां का जो धुंध भरा और बारिश भरा मौसम, बड़े ही खतरनाक रास्ते थे। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास से हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और हम सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यदि तुम शादीशुदा हो तो स्पीड यानी तेज चाल को अपनी को डिवोर्स दे दो, मतलब उसे खत्म करो। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मोड़ लिखी हुई, जैसे लिखा होता है ना रास्ते में, तुमने देखा होगा जहाँ खतरनाक रास्ते होते हैं, तो इस तरीके से वहां पर लगा हुआ था। हम करीब आधे रास्ते पर धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मरी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिखाई रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो तो कहीं वे धूप में
बह गई। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिर गई ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, सावन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। लेखिका ने यानी पहाड़ी इलाके को देखा। एकाएक जितिन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वे उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी और चेहरा इतराने लगा। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। यानी कि जो पहाड़ों पर सूर्य की जो रोशनी हो रही थी, क्योंकि प्रातःकाल का समय हो गया था, तो जो सूर्य की रोशनी आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ों पर पाउडर बिखेर दिया हो। लेखिका को वो बड़ी सुंदर लग रही थी, वो धूप देखने में और आकर्षक थी, मन को मोहने वाली थी। और नार्गे ने तब उन्होंने कहा, एकदम ये ताजा बर्फ है। ये लेखिका को बोला नार्गे ने कि ये एकदम ताजा बर्फ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी पिघल रही हो। उसे देखकर और पहाड़ से ढके हुए बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ों को देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ पिघल रही थी, क्योंकि सूर्य की किरणें उस पर आ रही थी। सूर्य की किरणें गिरने से वो बर्फ पिघलने लगी थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे झाग बन रही है। उसे देखकर लेखिका ने देखा, अपनी मुंडी कहते हैं कि अपनी खोपड़ी को, अपनी गर्दन को बाहर निकाला जीप के अंदर से और उस चांदी से चमकते पहाड़ को वो देखने के लिए उछल पड़ी। तभी एक जो जितेन थे उन्होंने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? लेखिका से पूछा कि आप कैसा महसूस कर रही हो यहाँ आकर? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, कि राम रोचो यानी बहुत अच्छी तरह अच्छा लग रहा है। तो इस पर वो जितेन, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था और नेपाली उसे अच्छी तरह से आती थी, वो खुश होने लगा, क्योंकि उसे लगा कि मेरी नेपाली भाषा को भी जो लेखिका थी वो सीख चुकी है। तो उसकी वजह से वो उसे गर्व महसूस होने लगा कि मेरी भाषा को, यानी मेरी भाषा इतनी अच्छी है कि उन भाषा को सीखने के लिए वो कितनी उत्सुक है। इस तरीके से लेखिका उस जो बर्फ में धूप गिरने से जो ओस की बूंदे जैसी गिर रही थी उसकी सुंदरता को देखने लगी। अब बेटा मैंने आपको आज यहीं तक पढ़ाया है। अब मैं इसको इसका जो बाकी का पार्ट है मैं तीसरे पार्ट में कराऊंगी, और इसके साथ ही मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी भेजूंगी। आप उसके बाद, क्योंकि आपको 2 बार आपने चैप्टर पढ़ा, क्योंकि ये काफी लेंथी चैप्टर है, तीसरी बार इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत हैं इसके बाद में आपका टेस्ट होगी, इसलिए आप उसके क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ करते जाएं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज्यादा होंगे और बाकी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं 100% आएंगे। आगे बाकी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में आगे बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।